हेलो एवरीवन। हमने वर्क पे बात किया है। कब कहते हैं कि वर्क हुआ, कब कहते हैं वर्क नहीं हुआ, जब फोर्स कांस्टेंट हो तब वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब फोर्स वेरिएबल हो तब वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा किया। आज हम एक वेरिएबल फोर्स का वर्क निकाल कर देखते हैं, ठीक है। और वो वेरिएबल फोर्स है आपका स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ में होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट m मास है जो इस स्प्रिंग से अटैच्ड है और अभी स्प्रिंग आपका नेचुरल लेंथ में है ना, तो ये स्प्रिंग इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। कब लगाएगा? जब स्प्रिंग में या तो हम इलोंगेशन करेंगे या फिर कंप्रेशन, मतलब स्प्रिंग को डिफॉर्म करेंगे। इलोंगेशन और कंप्रेशन को एक साथ हम डिफॉर्मेशन कहेंगे। तो अगर हम स्प्रिंग को मान लेते हैं इलोंगेट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको स्प्रिंग को क्या किया, इलोंगेट कर दिया। कैसे किया? तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको खींच लिया। ये कहाँ था? यहाँ था, और अब कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर। मतलब इतना जो है ना, ये जो लेंथ आपको दिख रहा है, ये किसको दिखा रहा है? स्ट्रिंग में हुए डिफॉर्मेशन को दिखा रहा है। ये जो आपका x यहाँ नज़र आ रहा है, ये कुछ और नहीं बल्कि स्ट्रिंग में जो डिफॉर्मेशन हुआ है ना, उसको दिखा रहा है। अच्छा, अभी जो डिफॉर्मेशन हुआ है उसकी वजह से स्प्रिंग क्या कर रहा होगा? एक उल्टी दिशा में फोर्स लगा रहा होगा। ओके, है ना। स्प्रिंग क्या करता है? डिफॉर्मेशन का विरोध करता है। वो नहीं चाहता है किसी तरह का डिफॉर्मेशन हो। ओके, तो जब आप इलोंगेट करोगे तो वो पुल करने की कोशिश करेगा, और जब आप कंप्रेस करोगे तो वो पुश करने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप दूसरा केस आप देख सकते हो, जिसमें मैंने स्ट्रिंग को क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। ओके, तो मैंने क्या किया? एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके स्ट्रिंग को कंप्रेस कर दिया। स्ट्रिंग कितना कंप्रेस हो गया? तो आप देख सकते हो, है ना, ये लेंथ दिखा रहा है कि स्ट्रिंग इतना लेंथ के बराबर क्या हो चुका है? कंप्रेस हो चुका हुआ है। ठीक है, तो चाहे वो कंप्रेस हो चाहे वो इलोंगेट हो, दोनों ही केस में स्प्रिंग क्या करेगा? डिफॉर्मेशन का विरोध करेगा। जब आप स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग उल्टी दिशा में एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे एफ स्प्रिंग, और वो इस डिफॉर्मेशन का विरोध करेगा। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो किसी भी तरह के डिफॉर्मेशन का, स्ट्रिंग में हुए डिफॉर्मेशन का विरोध करता है, और ये हमेशा डिफॉर्मेशन की उल्टी दिशा में लगता है। आप देख सकते हो, जब x इधर डिफॉर्मेशन हुआ तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, और जब x इधर डिफॉर्मेशन हुआ तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या करता है? हमेशा डिफॉर्मेशन का विरोध करेगा, उसके उल्टा लगेगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड इस डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो एफ स्प्रिंग होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इस डिफॉर्मेशन के मैग्नीट्यूड के। ओके, तो आपका जो एफ स्प्रिंग होगा वो सीधा सीधा वैल्यू अगर बात करें तो k इंटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफॉर्मेशन। x में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन कि किस डायरेक्शन में इसको डिफॉर्म किया जा रहा है और आप कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हो। सपोज आप इसे एज ए ओरिजिन सेलेक्ट करो, इसे आप x एक्सिस मानो, तो हो सकता है कि नॉर्मली जो सभी करते हैं, ये वाला डायरेक्शन आप पॉजिटिव x का लोगे और ये वाला डायरेक्शन आप निगेटिव x का लोगे। तो अगर मान लिया आपने यहाँ से 3 मीटर इसको इलोंगेट कर दिया, तो आपका डिफॉर्मेशन जो हुआ, ये x की जो वैल्यू हो गई वो +3 मीटर हो गई। और अगर आपने 3 मीटर इसको कंप्रेस कर दिया तो x की वैल्यू हो गई -3 मीटर। पर ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना, उसको डिफॉर्मेशन के डायरेक्शन से मतलब नहीं है। दोनों ही केस में, चाहे वो x इलोंगेट हो चाहे वो x कंप्रेस हो, जो मैग्नीट्यूड होगा एफ स्प्रिंग का वो फिक्स होगा। ठीक है, कितना होगा? तो वो आपका सीधा सीधा k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मेशन। ओके, तो ये आपका, अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो एफ स्प्रिंग की जो वैल्यू होगी सीधा सीधा k इंटू डिफॉर्मेशन x वेक्टर हो जाएगा। ओके, सॉरी, यहाँ पे ना माइनस लगा हुआ रहेगा। माइनस क्या बताएगा कि f और x का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा, यहाँ जो k है ना, ये k कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट।
यहाँ के कांस्टेंट है और इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ओके, तो इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे और इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि स्प्रिंग किस तरह के मटेरियल से बना हुआ है। ओके, अब के की बात करें तो के क्या है एक बार देख सकते हैं। के की वैल्यू अगर डिफाइन करने चले तो सिंपली एफ है स्प्रिंग का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एक्स का मैग्नीट्यूड। तो अगर एक्स का मैग्नीट्यूड 1 है, अगर x का मैग्नीट्यूड 1 है तो उस केस में एफ स्प्रिंग की वैल्यू ही k की वैल्यू है। आप यहाँ से समझ सकते हो कि अगर ये जो x का जो मैग्नीट्यूड डिफॉर्मेशन हुआ है अगर ये 1 है तो फिर यहाँ जब 1 रखोगे तो क्या होगा, एफ स्प्रिंग ही k के बराबर हो जाएगा। मतलब k कुछ और नहीं, यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होगी वही k है ना। और k का जो यूनिट होगा यहाँ पे, k का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, फोर्स का यूनिट बटा डिफॉर्मेशन का यूनिट। डिफॉर्मेशन क्या है, लेंथ है ना। तो फोर्स का यूनिट हुआ न्यूटन, डिफॉर्मेशन का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ के। ओके, तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि अगर डिफॉर्मेशन 1 हुआ तो उस केस में जो आपका के होगा वह कुछ और नहीं बल्कि एफ स्प्रिंग का मैग्नीट्यूड होगा। ओके, thus k is defined as deformation in the k is defined as the force exerted by a spring for unit deformation। यानी what is k, तो k is the spring force for unit deformation। यानी यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा, यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वही फोर्स की वैल्यू आपकी के कहलाएगी। ओके, तो के का यूनिट हमने देख लिया, न्यूटन पर मीटर होगा फोर्स का यूनिट बटा डिफॉर्मेशन का यूनिट। और ओके ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें कर ली हैं। आज हम का जो हमारा टॉपिक है वो स्प्रिंग फोर्स नहीं है, बल्कि हम जो बात करने जा रहे हैं वो स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन पे बात करने जा रहे हैं, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्प्रिंग फोर्स ना होके स्प्रिंग के द्वारा किए गया काम है। तो चलिए हम लोग फटाक से स्प्रिंग फोर्स का वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा टॉपिक हो गया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया काम हमें ये निकालना है। चलिए, तो हम जान रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है। जैसे जैसे स्प्रिंग मेरा कंप्रेस होगा या फिर इलोंगेट होगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। तो इसका वर्क डन जो है ना वो आपका इंटीग्रेशन की मदद से निकलेगा, है ना। हमें हर छोटे छोटे डिफॉर्मेशन पे जो काम हो रहा है उन सबको जोड़ना होगा और ये काम इंटीग्रेशन की मदद से होगा। इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं, इस काम को करने के लिए कैसे करेंगे, तो हम ना ही शुरुआती सिचुएशन कंसीडर करेंगे ना ही आखिरी सिचुएशन कंसीडर करेंगे। हम बीच का कोई आर्बिट्ररी सा सिचुएशन लेंगे, कोई पोजीशन लेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है, फिर वहाँ पे थोड़ा सा आर्बिट्ररी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर देंगे, ठीक है। और फिर उस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो स्प्रिंग फोर्स का वर्क निकल के आएगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे जहाँ से जहाँ तक का वर्क चाहिए। ओके, तो ये हम लोग का वर्किंग तरीका होगा। तो चलिए हम लोग फटाक से एक स्प्रिंग कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक स्प्रिंग है और इसको हमने क्या किया है, इसका जो भी अपना नेचुरल पोजीशन है, नेचुरल लेंथ है, उससे हमने एक्स इसको ऑलरेडी डिफॉर्म करके अभी मैंने रखा हुआ है। ओके, कैसे, तो हमने इस पे क्या किया है, बाहर से एक फोर्स लगा रखा है और इसी फोर्स की मदद से स्प्रिंग को हमने ऑलरेडी एक्स जो है वो डिफॉर्म करके रखा है। तो अभी इस सिचुएशन पे जो फोर्स लग रहा है स्प्रिंग के द्वारा, ठीक है,
वो उल्टी दिशा में लग रहा होगा, इस डिफॉर्मेशन के अपोजिट लग रहा होगा। और कितना लग रहा होगा, तो अगर हम एफ स्प्रिंग की वैल्यू की बात करें तो एफ स्प्रिंग की जो यहाँ वैल्यू होगी वो सीधा सीधा k इंटू एक्स हो जाएगा। मैंने ये वाले डायरेक्शन में x लिया है तो x पॉजिटिव है, तो मैग्नीट्यूड सिंपली k इंटू एक्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया एफ स्प्रिंग का वो k इंटू एक्स है। ये आर्बिट्ररी सा सिचुएशन है ना। हो सकता है कि हमें जो वर्क निकालना है वो यहाँ जीरो डिफॉर्मेशन से x तक निकालना पड़े, या फिर किसी डिफॉर्मेशन x1 से x2 तक निकालना पड़े, है ना। तो ना ही हम x1 की बात कर रहे हैं, ना ही हम x2 की बात कर रहे हैं, हम किसी आर्बिट्ररी से पोजीशन x पे अभी है ना। यहाँ पर अगर आप जस्ट लाइक अगर आप इसको x एक्सिस बना दो, ओके, तो ये आपका x इक्वल टू 0 है और ये जो पोजीशन है वो x इक्वल टू एक्स है। तो ये कोई आर्बिटरी सा ही है ना। तो इस आर्बिटरी से पोजीशन पे हमने देखा कि फोर्स क्या लग रहा है, kx लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक डिफॉर्मेशन देंगे, स्लाइट डिफॉर्मेशन। तो मान लीजिए हमने इसको थोड़ा सा और डिफॉर्म कर दिया इस डायरेक्शन में, तो x में थोड़ी सी इंक्रीज देखने को मिली, है ना। और वो जो इंक्रीज है, वो जो चेंज है वो क्या है, dx। चूंकि x बढ़ा है तो dx पॉजिटिव है, dx रिप्रेजेंट चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x, ओके। तो चूंकि x बढ़ा है इसलिए dx मेरा पॉजिटिव है। हम उल्टा दिशा में भी इसको डिफॉर्म कर सकते थे, इधर जाने से इधर थोड़ा सा dx घसका सकते थे, लेकिन इधर घसकाते तो मेरा x जो है वो घट जाता। तो घटता तो dx निगेटिव होता, तो फिर मुझे dx का जो मैग्नीट्यूड है, जहाँ पर मुझे dx का मैग्नीट्यूड लिखना होगा वहाँ हम dx नहीं लिखेंगे, वहाँ हमें माइनस dx लिखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कि हम उधर ही dx कंसीडर करें जिधर जाने से x बढ़ता हो, ताकि dx मेरा पॉजिटिव रहे। फिर dx के मैग्नीट्यूड के जगह पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, dx ही लिखेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आप डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए या डिफॉर्मेशन कह दीजिए, बात एक ही है। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट आपका अपोजिट है। तो यहाँ जो छोटा सा वर्क हुआ है dw, अगर हम इस वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस dw की जो वैल्यू होगी वो आपका सीधा सीधा माइनस एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ स्प्रिंग माइनस एफ स्प्रिंग इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ स्प्रिंग और डी एक्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो वी कैन यूज फॉर्मूला W इक्वल टू माइनस एफ एस। ओके, चलिए एफ स्प्रिंग की वैल्यू तो आपको पता है कितना, kx, तो माइनस kx dx। ये आपका स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क है, इसको आप dWs भी लिख दीजिए। ओके, अब अगर मुझे कंप्लीट वर्क चाहिए कि भैया किसी पोजीशन x1 से x2 तक, x1 डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसी डिफॉर्मेशन x1 से x2 तक का हमको वर्क निकालना है, तो वो कैसे मिलेगा? तो इसी dw को इंटीग्रेट करेंगे x1 से x2, x1 x2 वहाँ लिमिट हो जाएगी इस इंटीग्रेशन की। वर्क डन by spring in deforming the spring from deformation x1 to x2 क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई स्प्रिंग बराबर इंटीग्रेशन वो जो dw था स्प्रिंग का, है ना, x बराबर x1 से x बराबर x2। चलिए वैल्यू रख दीजिए, क्या आया था? माइनस kx, तो माइनस kx dx ये आया था आपका।
और ये x1 से x2। यहाँ इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो सीधे x1 से x2 लिखेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये लिमिट x का ही है। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस के बाहर हो जाएगा और आपका सीधा सा बचेगा x dx x1 से x2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ आप फॉर्मूला यूज करोगे इंटीग्रेशन x का पावर n dx बराबर x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। मतलब पावर में एक जोड़ना है, नए पावर से भाग देना। यहाँ पावर क्या दिख रहा है, 1। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। अब क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट, ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट। फिर क्या करने वाले हैं हम लोग, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे x के जगह पर और फिर एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे और घटा देंगे। तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 का स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा आपका माइनस के बाई 2, सीधा सीधा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, माइनस से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा k बाई 2 x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो वर्क डन बाई जो स्प्रिंग है, वर्क डन बाई जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या आ गया, वो आ गया आपका हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ स्क्वायर है, जो भी डिफॉर्मेशन है ना उसका स्क्वायर है यहाँ पे। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब x1 x2 की साइन से मतलब नहीं है। अगर x1 की जगह आप +3 लिखो चाहे -3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो स्क्वायर है, स्क्वायर होगा तो ऑल माइनस भी प्लस हो जाएगा। और यहाँ x2 के भी साथ भी वही घटना है। मतलब मुझे डिफॉर्मेशन के नेचर से मतलब नहीं है। जब हम वर्क डन निकालेंगे स्प्रिंग फोर्स का, तो डिफॉर्मेशन किस नेचर का था, वो कंप्रेशन था वो या फिर वो इलोंगेशन था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, है ना। हमारा सिर्फ मतलब होगा कि डिफॉर्मेशन बढ़ा कि घटा। ठीक है, जैसे x1 यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल डिफॉर्मेशन को, x2 यहाँ फाइनल डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x1 और x2 का मोड में हमें इंटरेस्टेड होगा कि x1 का मोड बढ़ा कि x2 का मोड बढ़ा। अगर x1 का मोड x2 से बड़ा हुआ, मतलब जो डिफॉर्मेशन था पहले, चाहे वो जो भी था, कंप्रेशन या इलोंगेशन, हमें साइन से मतलब नहीं, हमें बस न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है उस डिफॉर्मेशन की, कि अगर वो पहले बड़ा था बाद में घटा है तो ठीक है, ये बड़ा क्वांटिटी है, छोटा क्वांटिटी, वर्क पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर आपका डिफॉर्मेशन घटा है, x1 का मोड बड़ा है x2 से, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफॉर्मेशन घटा है ना, डिफॉर्मेशन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। मतलब अगर ऐसा होता है ना, अगर ऐसा होता है देन आपका जो वर्क डन होगा स्प्रिंग का वो आपका पॉजिटिव होगा। मतलब वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा, जब डिफॉर्मेशन घटेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, मतलब अगर x1 का डिफॉर्मेशन जो मोड है, x1 का जो मोड है वो x2 के मोड से छोटा हो गया, मतलब डिफॉर्मेशन बढ़ा है, बाद वाला डिफॉर्मेशन पहले वाले से बड़ा है, तो उस केस में अगर डिफॉर्मेशन इंक्रीज करता है तो उस केस में जो वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा, ठीक है, वो आपका निगेटिव हो जाएगा, वो आपका निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो जब डिफॉर्मेशन बढ़ेगा स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा, जब डिफॉर्मेशन घटेगा तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा। डिफॉर्मेशन कंप्रेशन है कि इलोंगेशन है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें बस उस डिफॉर्मेशन को देखना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखना है। ओके, एक छोटा सा और केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसी में, कि मान लीजिए कि x1 0 है
और x2 सीधा सीधा x है। मतलब जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो 0 से हो रहा है, मतलब जब नेचुरल लेंथ में था वहाँ से हम इसको डिफॉर्म कर रहे हैं। तो उस केस में जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा, k/2, x1 की जगह 0 डालना है तो ये हो गया 0 का स्क्वायर, घटाओ x2 की जगह x डालना है तो ये हो गया x का स्क्वायर, यानी सीधा सीधा आ गया -12 kx²। तो इस रिलेशन को भी आप याद रखिएगा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, -12 kx²। ये कब यूज करेंगे, जब डिफॉर्मेशन 0 से होगा, यानी जब आप स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से डिफॉर्म करने चलिएगा तो उस केस में जो स्प्रिंग का जो वर्क निकल के आएगा वो सीधा सीधा -12 kx²। यहाँ से दिख रहा है कि डिफॉर्मेशन बढ़ा है तो स्प्रिंग ने निगेटिव वर्क किया है। ओके, स्प्रिंग फोर्स दोनों तरह का वर्क करता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। पॉजिटिव कब करेगा, जब डिफॉर्मेशन घटेगा। निगेटिव कब करेगा, जब डिफॉर्मेशन बढ़ेगा। स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने एक डाटा दिया हुआ है ना। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 1000 न्यूटन पर मीटर। यहाँ इनिशियल डिफॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है x1, ये फाइनल डिफॉर्मेशन की वैल्यू है, कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल डिफॉर्मेशन आपका यहाँ लिखा हुआ है। आपको बताना है कि स्प्रिंग फोर्स ने क्या काम किया और डिफॉर्मेशन के साथ क्या हुआ, वो बढ़ा या घटा। ठीक है, तो पहले देखिए फर्स्ट में क्या है कि x1 0 है, x2 3 मीटर है। तो पहले 0 था, मतलब कोई डिफॉर्मेशन नहीं थी, अब 3 मीटर का डिफॉर्मेशन आ गया। तो डिफॉर्मेशन क्या हुआ है, डिफॉर्मेशन यहाँ पे इंक्रीज किया है। ओके, इंक्रीजेस। यहाँ पे देखिए 0 से -3 मीटर हुआ है, तो यहाँ भी डिफॉर्मेशन इंक्रीज ही किया है, पहले नहीं था अब है। नेचर अलग अलग है ना, यहाँ पे इलोंगेट किया गया हुआ है। अगर आप ये वाला प्लस ले रहे हो तो ये इलोंगेशन को दिखा रहा है और ये कंप्रेशन को दिखा रहा है। ठीक है, तो दोनों ही केस में हम कहेंगे कि डिफॉर्मेशन बढ़ा ही है। तो यहाँ भी आप कह सकते हो कि डिफॉर्मेशन क्या हुआ है भाई, इंक्रीज कर। वर्क डन निकालते हैं, तो 0 से डिफॉर्मेशन हुआ है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वर्क डन बाय एफ स्प्रिंग इक्वल टू -12 kx², -12 kx²। आप ऐसा कर सकते हो जहाँ ये x हो गया। ठीक है, या फिर आपके पास जो एक फॉर्मूला है स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन को निकालने का, कौन सा फॉर्मूला है, तो वर्क डन बाय एफ स्प्रिंग बराबर ½ kx1² -x2²। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो x1 की जगह 0 डालेंगे और x2 जो दिया हुआ है वो रख देंगे। तो फाइनली या कैलकुलेट कीजिए, तो क्या आने वाला है मैं एक बार कैलकुलेट कर देता हूं। तो फर्स्ट केस में जो आपका आएगा वो आ जाएगा आपका ½ k की वैल्यू दी हुई है 1000 न्यूटन पर मीटर और x1 की वैल्यू यहाँ पर है 3 मीटर, नहीं सॉरी 0 का स्क्वायर -3 मीटर का स्क्वायर, यानी ये आपका आने वाला है, काट दीजिए इसको, 500 न्यूटन बाय मीटर इंटू -9 मीटर स्क्वायर। तो फिर ये न्यूटन मीटर आएगा जिसके बदले हम लोग जूल लिखेंगे, और ये 9 5 सा 45 माइनस में आ जाएगा आपका 4500 जूल। ये आपका कम वर्क हो गया। तो एफ स्प्रिंग का जो वर्क आया वो आपका निगेटिव में आ रहा है। निगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि डिफॉर्मेशन यहाँ बढ़ा है। दूसरे केस में जब आप x की जगह x1 की जगह 0 और x2 की जगह -3 रखोगे तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो दोनों ही केस में जो आपका आंसर आने वाला है वो आपका 4500 जूल है। ओके, तो दोनों ही केस में आपका आंसर -4500 जूल है। अब सेकेंड प्रॉब्लम में देखिए क्या है, एक बार 2 मीटर से 3 मीटर किया गया है, एक बार -2 मीटर से 3 मीटर किया गया है। तो इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए।
2 मीटर से 3 मीटर वाला, मतलब x1 की जगह 2 डालना है और x2 की जगह 3 डालना है। ओके, k की वैल्यू भी डाल ही दीजिए, 1000 न्यूटन पर मीटर, और ये हो जाएगा 4 का मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका -5 मीटर स्क्वायर। ये 500 कट गया, यानी ये आ गया आपका -1500 न्यूटन मीटर। यहाँ आप डिफॉर्मेशन के बारे में क्या कहोगे कि 2 मीटर से 3 मीटर हुआ है, तो बढ़ा है ना, तो यहाँ इंक्रीज किया है। यहाँ पे -2 मीटर से 3 मीटर हुआ है ना, तो -2 मीटर क्या दिखा रहा है, -2 मीटर दिखा रहा है कि ये पहले 2 मीटर कंप्रेस था, फिर उसके बाद क्या हुआ, स्प्रिंग पहले 2 मीटर कंप्रेस था, फिर इसको धीरे 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 छोड़ा गया, तो ये अपनी नेचुरल लेंथ में आया और उसके बाद 3 मीटर इलोंगेट कर दिया गया, है ना। तो बस ये घटना यहाँ पे घटी है। और यहाँ क्या था, इसमें क्या हो रहा था कि स्ट्रिंग आपका पहले से ही 2 मीटर इलोंगेटेड था, उसको बस 1 मीटर और इलोंगेट कर दिया गया है। समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ अगर ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को देखो तो ऑब्जेक्ट आपका 2 से 3 गया, 1 ही मीटर डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे -2 से 3 गया तो 5 मीटर डिस्प्लेस हो गया, है ना। पहले तो स्ट्रिंग जो आपका स्प्रिंग है वो 2 मीटर कंप्रेस है, तो वो धीरे धीरे पहले नेचुरल लेंथ में आएगा 2 मीटर खसकने के बाद, फिर 3 मीटर और इलोंगेट किया, तो टोटल कितना हो गया, 5 मीटर ना। तो 5 मीटर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पर डिफॉर्मेशन की बात करें तो हम बोलेंगे कि डिफॉर्मेशन बस 1 मीटर बढ़ा है। यहाँ भी यही बोलेंगे कि 1 मीटर बढ़ा है, यहाँ भी यही बोलेंगे कि 1 मीटर बढ़ा है। तो स्प्रिंग के वर्कडन को कोई मतलब नहीं है कि वो कंप्रेस था, इलोंगेटेड था, वो बस डिफॉर्मेशन की वैल्यू देखेगा, उसके नेचर को नहीं देखेगा, ये दिमाग में रखिएगा। तो -2 मीटर से 3 मीटर हुआ है, पहले डिफॉर्मेशन -2 मीटर था, मतलब माइनस नेचर को बता रहा है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2 ही मीटर था, अब 3 मीटर है। ओके, तो पहले -2 मीटर था, अब 3 मीटर है, मतलब पहले डिफॉर्मेशन की मैग्नीट्यूड 2 मीटर थी, अब 3 मीटर है। तो यहाँ भी हम यही कहेंगे कि डिफॉर्मेशन बढ़ा है। ओके, डिफॉर्मेशन क्या किया है, इंक्रीज किया। यहाँ पे डिफॉर्मेशन में किसी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है, नेचर बदल रहा है। पहले ये 3 मीटर दबा हुआ था, अब 3 मीटर इलोंगेटेड है, मतलब -3 से 3 करने का मतलब क्या, आपका स्प्रिंग 3 मीटर दबा हुआ था, आप उसको धीरे 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 छोड़े, नेचुरल लेंथ में ले आए और फिर उसके बाद उसको 3 मीटर इलोंगेट कर दिया। समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपने यहाँ पर क्या किया, नेचर बदला है डिफॉर्मेशन का, पर मैग्नीट्यूड नहीं बदला है। समझ रहे हो ना, पहले दबा हुआ था, अब इलोंगेटेड है, नेचर बदल गया है, पर मैग्नीट्यूड देखो पहले भी 3 मीटर था, अभी भी 3 मीटर है। तो यहाँ डिफॉर्मेशन के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, मतलब डिफॉर्मेशन के मैग्नीट्यूड में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर परिवर्तन हुआ है तो वो सिर्फ नेचर में हुआ है। आप यहाँ वर्क डन निकालोगे, x1 की जगह इसको डालोगे, x2 की जगह इसको डालोगे, 0 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो, तो इस केस में जो आपका वर्क आएगा वो 0 आ जाएगा। यहाँ भी आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो और आप समझ गए होंगे। पहले ये 3 मीटर दबा हुआ है, अब 2 मीटर दबा हुआ है, तो डिफॉर्मेशन यहाँ घटा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीजेस और फॉर्मूला यूज करके आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं।